सीन पिक्चराइज करो। लिवरपूल, जुवेंटस, बोरुसिया डॉर्टमंड, यूरोप के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स, इनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे पिछले कुछ हफ्तों से एक आदमी छा गया है। कोई फुटबॉलर नहीं, कोई कोच नहीं, गोरखपुर का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन। जेंजी उन्हें प्यार से लॉर्ड रवि बुला रही है, गॉड रवि बुला रही है, आज का ओशो बुला रही है। और मजे की बात, 2023 में एक फिल्म में रवि किशन ने स्क्रीन पे ओशो का रोल भी किया था। देखो यार, जिंदगी खुद स्क्रिप्ट लिखती है, हम तो बस व्यू देते हैं, लेकिन हम लोगों ने स्क्रिप्ट के बैक स्टेज में क्या हो रहा है इस पर तो गौर ही नहीं किया। ध्यान से सुनो, देखो और मनन करो तो कहानी कुछ और ही है। ट्रस्ट मी गाइस, ये आदमी रवि किशन एक पूरा कॉलेज सेमेस्टर पढ़ा चुका है हमको इन्हीं मीम से। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, बिना नोट्स, बिना कोचिंग, बिना फीस। यकीन नहीं आता ना? तो चलो आज की एक्सप्लेनर क्लास शुरू करते हैं, जिसमें गेस्ट फैकल्टी हैं हु एल्स दी रवि किशन। पार्लियामेंट के बाहर एक रिपोर्टर के सवाल पर रवि किशन के मुंह से एक डायलॉग निकला। क्या था वो डायलॉग? वो डायलॉग था, जल्दी इज दी लेट। एक मिनट, जल्दी लेट, जल्दी लेट। अब सोशल मीडिया पर लेट होने, डेडलाइन छूटने या फिर टाइम के कंफ्यूजन का ये एक नेशनल सिंबल बन गया। और पहली बार में आप अगर इस लाइन को सुनेंगे तो ये लाइन एक आपको पैराडॉक्स लगती है, क्योंकि जल्दी और लेट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे शब्द लगते हैं ना। मगर अगर आज आइंस्टाइन होते तो शायद वो रवि किशन को अपना चेला बना लेते। Who knows, गुरु में भी। आइंस्टाइन ने बताया था कि टाइम सबके लिए एक जैसा या फिर फिक्स नहीं बहता। टाइम इस बात पर डिपेंड करता है कि देखने वाला यानी कि ऑब्जर्वर किस स्पीड से चल रहा है। जितनी तेज स्पीड होगी उतनी ढीली घड़ी की चाल। जल्दी इज द लेट, और इसे ही कहते हैं टाइम डायलेशन। इंटरस्टेलर नहीं देखी गाइस? इसमें जो लड़की होती है वो तो बूढ़ी हो जाती है, लेकिन उसका डैड अभी भी बिल्कुल जवान होता है। और ये टाइम डायलेशन कोई फिक्शन या फिर कोई थ्योरी की बात नहीं है। आपके फोन का जीपीएस आप यूज करते ही होंगे, जो सैटेलाइट से लोकेशन लेता है, उन सैटेलाइट की घड़ियां जमीन की घड़ी से अलग चलती है, बिकॉज ऑफ वीक ग्रेविटी एंड डिफरेंट स्पीड ऑफ कोर्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, अगर इंजीनियर्स आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से जीपीएस को फाइन ट्यून ना करें तो आपका गूगल मैप एक दिन में करीब 10 किलोमीटर गलत लोकेशंस आपको दिखाने लगेगा। मतलब जाना था जापान और पहुंच गए चीन। समझ गए ना? जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? राज शमानी के पॉडकास्ट में जब रवि किशन से पूछा गया कि वह पहचान और पैसा में से किसे चुनेंगे, तो उन्होंने तुरंत पहचान चुना और कहा, पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। बाद में उन्होंने एक दार्शनिक पब्लिलियस सीरस का कोट शेयर करते हुए समझाया कि रेपुटेशन पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होती है। इकोनॉमिक्स में इसे ही नोबेल प्राइज विनर माइकल स्पेंस की सिग्नलिंग थ्योरी कहा जाता है, और पियरे बोर्दियो की सोशल कैपिटल थ्योरी का भी सार यही है। सिग्नलिंग थ्योरी कहती है कि मार्केट में जहां सही जानकारी की कमी यानी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है, वहां लोग किसी इंसान या ब्रांड की वैल्यू का अंदाजा उसके सिग्नल से लगाते हैं। पहचान एक बहुत ही पावरफुल और हाई कॉस्ट सिग्नल है, जिसे आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ समाजशास्त्री पियरे बोर्दियो के अकॉर्डिंग भी कैपिटल यानी पूंजी मेनली 3 तरह की होती है। आर्थिक यानी कैश, प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। सांस्कृतिक, नॉलेज, स्किल्स और टैलेंट। और तीसरी प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक, नाम, इज्जत, रेपुटेशन और पहचान। बोर्डियो का कहना था कि अगर आपके पास सिंबॉलिक कैपिटल यानी पहचान है तो आप उसे बहुत आसानी से आर्थिक पूंजी यानी पैसे में बदल सकते हैं। जब आपकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू बन जाती है तो पैसा अपने आप आपके पीछे आता है। मनी फॉलोज माय ब्रदर। एंड ऑल्सो अर्थशास्त्र का एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी भी यही कहता है कि ब्रांड इक्विटी और ह्यूमन कैपिटल में किया गया इन्वेस्टमेंट ही लॉन्ग टर्म में असली धन पैदा करता है। मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज।
बहुत काम बाकी है यार, अभी तो इस खबर पे भी तो चर्चा करनी है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मॉनसून सेशन संसद के बाहर रिपोर्टर्स रवि किशन को घेरे खड़े हैं, बाइट लेने के लिए या शायद एक और मीम वर्ती रिमार्क के लिए। और आज रिपोर्टर्स का लकी दिन भी है, क्योंकि आज रवि किशन का मौन व्रत है। वो मुस्कुराकर ये बात सबकी जानकारी में डालते हैं कि आज उनका मौन व्रत है। कैसे? ऑफ कोर्स बोलकर। मौन व्रत आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रखिएगा। 20वीं सदी के फिलोसोफर J.L. ऑस्टिन ने अपनी किताब हाउ टू डू थिंग्स वर्ड्स में 2 तरह के वाक्य बताए। एक जो सिर्फ किसी फैक्ट की जानकारी देता है, जिसे सच या झूठ कहा जा सकता है, और दूसरा परफॉर्मेटिव, जहां बोलना तो अपने आप में एक काम है। जैसे जब आप कहते हो मैं वादा करता हूं, तो बोलने से ही वादा हो जाता है मैं मौन व्रत पे हूं। एक परफॉर्मेटिव वाक्य है, मतलब इस वाक्य को बोलने का फिजिकल एक्ट ही उस साइलेंस को तोड़ देता है जिसका ये वाक्य दावा कर रहा है, यानी स्टेटमेंट खुद अपनी ही बात को काट देती है। गजब का पैराडॉक्स जिससे भाषा विज्ञानी आज भी जूझ रहे हैं। आज से पहले उनके पास इसका सिर्फ एक उदाहरण था, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, लेकिन अब 2 हैं। एक तो वही दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और दूसरा नवयुग के ओशो का स्टेटमेंट मेरा आज मौन व्रत है। लो मजा, भिड़ते रहो इस पैराडॉक्स से। वैसे आपको समझ आया कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक पैराडॉक्स क्यों है? वो ऐसे कि अगर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ नॉट देन डीएम सर रवि किशन डायरेक्टली, कॉज आई टू कैंट हेल्प। 20वीं सदी के फिलोसोफर लुइविंग विटकेंस्टाइन ने अपनी मशहूर किताब ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसफिकस में लिखा था, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज्यादा फेमस और हाईली कोटेबल कोट या कहें सिद्धांत बन चुका है। उन्होंने लिखा, Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. यानी जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती उसके बारे में चुप ही रहना चाहिए। एक बार फिर बता देते हैं, जिस चीज के बारे में बोला नहीं जा सकता उस पर चुप रहना ही बेहतर है। बट रवि किशन बीइंग रवि किशन, जिस चीज पे चुप रहना था ठीक उसी पे उन्होंने भाषण दे डाला। अलग अलग स्टेज शोज, इंटरव्यूज और लाइव शोज में रवि किशन का भक्ति भरे अंदाज में शिव कोटेश्वराय का जाप करना सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड हो रहा है। यंग जनरेशन यानी जेन जी ने इसे मॉडर्न बीट्स के साथ मिक्स करके रील्स पर एक नया ऑडियो ट्रेंड बना दिया। कोटि का मतलब होता है देखो करोड़, और एक कथा के हिसाब से कोटेश्वर वो शिव हैं जिनके 1 करोड़ रूप एक साथ बन गए थे। तो रवि किशन 1 करोड़ शिव को पुकार रहे हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बृहत्हारी जिन्होंने वाक्य पद ये लिखी, उनका स्फोट सिद्धांत और शब्द ब्रह्म का आइडिया कहता है कि ये पूरी दुनिया जड़ से ध्वनि है, साउंड है, वाइब्रेशन है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत। हालांकि मैं इसमें स्ट्रिंग थ्योरी की बात भी करती, बट मेरे आपके लिए वो बहुत हैवी हो जाता। आफ्टर ऑल नीदर वी आर आइंस्टाइन नॉर रवि किशन। एनीवे वेवर वी, ओ यस, तो वो जो स्फोट थ्योरी है, जब कोई पूरे भाव के साथ किसी पवित्र शब्द का उच्चारण करता है तो सुनने वाले के दिमाग में एक झटके से अर्थ और फीलिंग का प्रस्फुटन यानी स्फोट होता है, बूम, एक साथ। अक्षर दर अक्षर नहीं, बल्कि एक धमाके में पूरी फीलिंग, काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट, हेंस इट्स कॉल्ड स्फोट थ्योरी। जर्मन स्कॉलर रुडोल्फ ने इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को न्यूमिनेंस कहा, जिसके 2 चेहरे होते हैं, एक मिस्टीरियम ट्रेमेंडम, ऐसा विस्मय जो आपको स्टंट कर दे, आई एम स्टन्ड, और दूसरा फैसिनेंस, एक ऐसा खिंचाव जो आपको अपनी तरफ खींचता है, एक पावरफुल चैंट, दोनों को एक साथ छू लेते हैं, डर भी और प्यार भी। रवि किशन का ड्रामेटिक और हाई एनर्जी अंदाज में शिव कोटेश्वराय गाना इसी न्यूमिनेंस फीलिंग का पॉप कल्चर में कन्वर्जन है। इंटरनेट पर इस ऑडियो का बार बार लूप में सुनाई देना ये दिखाता है कि आज के डिजिटल दौर में जब लोग अकेलापन महसूस करते हैं तो ऐसे कलेक्टिव साउंड वेव्स उनके मन के लिए एक थेरेपी या कैथारसिस यानी इमोशनल रिलीज का काम करती है। जैसे वो गूज़बम्स जब एक बीट ड्रॉप होता है, या मंदिर की घंटी, या जब पूरा स्टेडियम एक साथ एक नारा लगाता है और एक कलेक्टिव वेव सी बन जाती है। आज के डिजिटल दौर में जब लोग अंदर से अकेला फील करते हैं तो करोड़ों वर्षों में एक बार किसी लॉर्ड रवि किशन का अवतरण होता है। सॉरी, करोड़ों नहीं, कोटि।
फिर आ गया भाई एक और वायरल क्लिप। रवि किशन फुल एनर्जी में फिटनेस का ज्ञान देते हुए, सुबह सूरज से पहले उठो, वर्कआउट करो, दौड़ो, जूते नहीं है नंगे पैर दौड़ो, सड़क पे भागो, खेत में भागो, जंगल में भागो, बारिश में भागो। इंटरनेट इस पे 1000 वर्कआउट एडिट्स बना दिए। ये सुनने में एक मोटिवेशनल रेंट लगता है, पर इसमें एक जेन्युइन साइंटिफिक आइडिया छुपा है, जिसे इंडोरेंस रनिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। 2004 में दो साइंटिस्ट डेनिस ब्रैम्बल और डेनियल लीबरमैन ने नेचर जर्नल में ये थ्योरी रखी। आइडिया ये है कि स्प्रिंट में इंसान बिल्कुल बेकार है, चीता तो दूर की बात है, बकरी भी हमें 100 मीटर की रेस में हरा दे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस इंडोरेंस में हम इस प्लेनेट के सबसे बड़े चैंपियंस में से हैं। इन साइंटिस्ट का कहना है कि इवोल्यूशन ने हमें ऐसा बनाया, खास फटीग से लड़ने वाले मसल फाइबर्स और पसीने से गर्मी निकालने वाला सिस्टम, ताकि हम शिकार को घंटे भर पीछे दौड़ के थका के मार सके। इसे परसिस्टेंस हंटिंग कहते हैं, यानी खेत में भागो, जंगल में भागो, शायद वही जिसके लिए हम बने हैं। हालांकि ये एक हाइपोथेसिस है, कोई सेटल्ड फैक्ट नहीं है। कुछ रिसर्चर्स जैसे पिकरिंग और बन ने सवाल उठाए कि ये परसिस्टेंस हंटिंग इतिहास में कितनी कॉमन थी, और कि दौड़ना तो वैसे भी बहुत एनर्जी खाता है। दूसरी तरफ 2024 में नेचर ह्यूमन बिहेवियर में छपी नई रिसर्च ने दुनिया भर के करीब 400 रियल हंटिंग केसेस का डेटा देख के इस थ्योरी को दोबारा सपोर्ट किया। तो ये एक जिंदा ऑनगोइंग डिबेट वाला रिस्पेक्टेड आइडिया है, न पूरी तरह प्रूवन, न पूरी तरह खारिज। याद है मारुति सुजुकी का वो विज्ञापन, पापा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। तो इंसान एनिमल किंगडम का ड्यूरासेल है, बाजीगर वाला शाहरुख खान है, हार कर जीतने वाला। स्प्रिंट हार जाएगा लेकिन मैराथन जीत जाएगा। हमारा मैस्कॉट है हु इज इन लॉर्ड रवि किशन। हमेशा जल्दी द लेट कर देती हूँ। हाय। सो आज बात हो रही है रवि किशन जी की। जी हाँ, बिल्कुल, जो आज करोड़ों के मालिक हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। ये बताते हैं कि जब वो किसी 7 स्टार होटल में रुकते हैं तो वो खिचड़ी ऑर्डर करते हैं और अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने से कतराते हैं। घर ले जाकर खुद ही धोते हैं, क्योंकि उनके ही शब्दों में वो आज भी खुद को इतना गरीब फील करते हैं। और पीछे की कहानी और ज्यादा गहरी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बचपन में एक प्लेट पानी वाली खिचड़ी 12 लोग बांट कर खाते थे। एक कच्चे घर में मुंबई के शुरुआती साल, 15 बरस बड़ा पाव और चाय पर कटे। इंटरनेट ने इसमें पॉवर्टी 2.0 के जोक्स बनाए, पर इसमें जो साइकोलॉजी छिपी है वो मजाक से बहुत ज्यादा है। दो प्रोफेसर्स सैंडल मुलायनाथन हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट हैं और एल्दर शफीर ये प्रिस्टन के साइकोलॉजिस्ट हैं। उन दोनों ने एक किताब लिखी, स्कार्सिटी। उनकी खोज कमी चाहे पैसे की हो या वक्त की, दिमाग को जकड़ लेती है। कैसे आपका फोकस सिकुड़ जाता है, आप कैसे सोचते हो, इसको स्कार्सिटी बदल देती है और उसकी छाप बहुत देर तक रह सकती है, कमी खत्म होने के बाद भी। जैसे बचपन में डिप्राइवेशन मिली हो, वो अमीरी आने पर भी पैसे को उसी पुराने सख्त पैमाने से नापता रहता है। सोचो, आपका दिमाग बचपन में एक रेफरेंस पॉइंट सेट कर लेता है और जिंदगी भर हर खर्च को उसी से तोलता है। 7 स्टार का मेन्यू सामने हो, पर दिमाग अभी भी वही 12 लोग एक खिचड़ी वाला कैलकुलेटर चला रहा है। और यहाँ एक चीज कनेक्ट होती है। याद है चैप्टर 1 वाला जल्दी इज द लेट? इसी किताब स्कैरसिटी का बिल्कुल पहला एग्जाम्पल वही है। एक प्रोफेसर जिनके डेडलाइंस ओवरड्यू से अलार्मिंगली लेट हो गए, क्योंकि उनके पास वक्त की स्कैरसिटी थी, टाइम की कमी और पैसे की कमी। दिमाग दोनों को करीब करीब एक जैसा ही हैंडल करता है। तो रवि किशन के दो बिल्कुल अलग अलग मीम्स, जल्दी इज द लेट और 7 स्टार खिचड़ी, एक ही रिसर्च पेपर के 2 चैप्टर्स निकले। There were 3 people, सोम, सृष्टि, प्रशांत। कोई नहीं ऑफिस में, बार बार मुझे ही करना पड़ रहा है। करते हैं, ठीक है, ये लो, इसको रख दो, करते हैं। इंटरनेट पर रवि किशन का एक डायलॉग, There were 3 people, they will talk like this,
बहुत ही पॉपुलर मीम टेम्पलेट बन चुका है। लोग इसका इस्तेमाल 3 दोस्तों, 3 पार्टियों या किसी भी त्रिकोणीय सिचुएशन पर मीम्स बनाने के लिए करते हैं। ये मीम समाजशास्त्र और एस्ट्रोफिजिक्स दोनों के बहुत बड़े सिद्धांतों को उजागर करता है। जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज सीमेल ने बताया था कि ग्रुप में लोगों की संख्या से उनके व्यवहार का पूरा ढांचा बदल जाता है। इसमें रिलेशन डायरेक्ट और सिंपल होते हैं। अगर एक बंदा हटे तो ग्रुप खत्म। जैसे ही तीसरे इंसान की एंट्री होती है, ग्रुप का पूरा पावर डायनामिक्स बदल जाता है। 3 लोगों में हमेशा 3 रोल बनते हैं: मीडिएटर, सुझाव देने वाला; थर्ड बेनिफिशियरी, 2 की लड़ाई का फायदा उठाने वाला; और डिवाइड एंड रूल, 2 के बीच दरार डालने वाला। फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में 3 बॉडी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी गुत्थियों में से एक है। सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि जब अंतरिक्ष में सिर्फ 2 चीजें जैसे सूरज और पृथ्वी होती है तो उनके मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना बेहद आसान होता है। लेकिन जैसे ही सिस्टम में तीसरा भारी पिंड प्रवेश करता है, तीनों का ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को इस तरह प्रभावित करता है कि उनका पूरा मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल यानी केओस में बदल जाता है। 19वीं सदी में महान गणितज्ञ हेनरी पोइनकेयर ने साबित किया कि इसके लिए कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं बन सकता। तो चाहे फिजिक्स के ग्रह हों या इंसानी रिश्ते, जैसे 3 पीपल की सिचुएशन बनती है, पूरा सिस्टम केओटिक और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और रवि किशन बिना इस ज्ञान के कह ही नहीं सकते थे कि समझो भाई 3 लोग हैं, ऐसा ही होगा। दे विल टॉक लाइक दिस। की पहिला डिसिजन सुनावला There were 3 people. They will talk like this. Shut up. यार रवि किशन का एक और सुपर हिट मीम जिसमें उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों एक साथ समझा दी। सोचो, इतिहास का कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और काम का बंटवारा इतिहास के चश्मे से देखें तो घर और काम का रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहा। 18वीं सदी से पहले दुनिया भर में कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री का दौर था। किसान और कारीगर अपने घरों में ही काम करते थे। 18वीं से 19वीं सदी जब ब्रिटेन और यूरोप में फैक्ट्रियां बनी तो इतिहास में पहली बार काम को घर से अलग किया गया। मजदूरों को घर छोड़कर फैक्ट्री जाना पड़ा। यहीं से इतिहास में होम फ्रॉम वर्क और वर्क फ्रॉम होम जैसे शब्दों का जन्म हुआ। इंसानी इतिहास में पहली बार काम के घंटे, संडे की छुट्टी और शिफ्ट ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आया। बी है भूगोल का कॉन्सेप्ट। अर्बन ज्योग्राफी और कम्यूटिंग ह्यूमन ज्योग्राफी में भी ये मीम शहरों की बनावट और कम्यूटिंग के पैटर्न को दिखाता है। भूगोल के नियम के अनुसार शहर के बीचों बीच दफ्तर और फैक्ट्रियां होती हैं जहां जमीन महंगी होती है। शहर के बाहरी इलाकों में लोग अपने घर बनाते हैं जहां जगह सस्ती और शांत होती है। भूगोल में रोज सुबह होम टू वर्क जाना और शाम को वापस लौटने की प्रोसेस को कम्यूटिंग कहते हैं। इसी वजह से शहरों में ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन और फ्यूल वेस्ट होने जैसी ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। जब रवि किशन कहते हैं कि होम फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो असल में अर्बन ज्योग्राफी की इसी सच को अंडरलाइन करते हैं कि अगर इंसान अपनी बेवसूल आवाजाही को कम कर ले तो एनवायरनमेंट और फ्यूल दोनों को बचाया जा सकता है। होम फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा वो समय आएगा कि अगर घर से आपका काम ऑफिस चल सकता है तो आप बाहर ना निकलें। अब घर से तो आपके सारा खर्च वहीं रुक जाता है। अच्छा, वैसे लिटरेचर तो रह गया, तो ये लो, विनोद कुमार शुक्ल भी तो कह गए थे कि कितना सुख था जब हर बार घर लौट कर आने के लिए मैं बार बार घर से बाहर निकलूंगा।